शिक्षार्थियों, आज मैं आप लोगों से सार लेखन विषय पर चर्चा करूंगा। लेखन भाषा का एक विशिष्ट कौशल है। हम भाषा में अपने भावों, विचारों, अनुभवों और कल्पनाओं आदि को संप्रेषित करते हैं। कभी हम अपने विचारों, भावों को बोलकर तो कभी लिखकर संप्रेषित करते हैं। बोलने में जिस प्रकार हमें समय व्यय करना पड़ता है, उसी प्रकार लिखने में कागज़ पे हमें स्थान की ज़रूरत होती है। भाषा का संक्षिप्त रूप हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इससे हम समय और कागज़ की बचत करते हैं। इससे धन की भी बचत होती है। शिक्षार्थियों, आप जानते हैं कि आज का जो समय है वो इतना व्यस्त समय है, जिसमें लोगों के पास अपने आवश्यक काम करने के लिए भी मुश्किल से समय निकालना पड़ता है। अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल के लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं। इसमें भाषा के संक्षेपण से हम बेहतर सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। भाषा का संक्षेपण ही सार लेखन के रूप में हमारे सामने आता है। शिक्षार्थियों, कई बार हम छोटी से छोटी बातों को बहुत विस्तार से संप्रेषित करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत बातों को बहुत संक्षेप में समझा लेते हैं। तो जब हम किसी विस्तृत बात को, बहुत बड़ी बातों को जब हम बहुत संक्षेप में अपने भाषा कौशल का प्रयोग करते हुए समझाते हैं, तो इसे ही सार लेखन कहते हैं। आइए हम एक वीडियो के माध्यम से इस सार लेखन के विषय में कुछ जानते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, आपकी पाठ्य सामग्री में लेखन कौशल से संबंधित कई पाठ हैं। उनमें से एक है सार कैसे लिखें, जिसे आपने पढ़ा और समझा होगा। सार के विषय में कुछ संक्षेप में कही गई बातें हैं। कभी कभी विस्तार से कही गई बात को अथवा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना अनिवार्य होता है। अभिव्यक्ति के ये दोनों ही तरीके बात को कहने के कौशल हैं। छोटी सी बात को विस्तार से कहना भाव पल्लवन का क्षेत्र है, और विस्तृत बात को कम में कहना सार है। जब समय का अभाव हो तो सार रूप में अभिव्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है। व्यावसायिक तथा कार्यालयिक क्षेत्र में भी सार लेखन का कौशल अनिवार्य है। शिक्षार्थियों, सार लेखन के अर्थ को आइए एक बार हम फिर से समझ लें। किसी विस्तृत गद्य के अंश को जब हम उसके मूल भाव के साथ 1/3 शब्दों में संप्रेषित करते हैं, तो वह सार लेखन कहलाता है। इसके साथ ही हम सार लेखन और भाव पल्लवन के फ़र्क को भी समझते हैं। सार लेखन का बिल्कुल विपरीत भाव पल्लवन होता है। जिस प्रकार हम किसी विस्तृत गद्यांश को 1/3 शब्दों में संप्रेषित करके सार लेखन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम किसी दिए हुए वाक्यांश या किसी सूक्ति का जब विस्तार करते हैं, व्याख्याओं से, तमाम तरह के मुहावरों, लोकोक्तियों से या कथाओं से उसका हम विस्तार करते हैं, तो इस विस्तार को भाव पल्लवन कहते हैं। सार लेखन और भाव पल्लवन के इस फ़र्क को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप स्क्रीन पर 2 चित्र देख रहे हैं। एक चित्र में एक बड़ी लाइन खींची हुई है, और वह लाइन धीरे धीरे नीचे आती हुई छोटी हो गई है। सार लेखन में इसी प्रकार विस्तार को हम संक्षिप्त करते हैं। दूसरे रेखा चित्र में आप देख रहे हैं
कि ऊपर की लाइन छोटी है जो लगातार फैलती हुई बड़ी हो जाती है, भाव का विस्तार होता है उसमें। यह भाव पल्लवन है जिसमें किसी एक वाक्यांश या एक सूक्ति को, एक मुहावरे को हम विस्तार से व्याख्यायित करते हुए संप्रेषित करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सार लेखन और भाव पल्लवन दो अलग कौशल है लेखन के, जिनका उपयोग हम लेखन में करके बेहतर लेखन कर सकते हैं। सार लेखन के अर्थ और उपयोगिता पर विचार करते हुए हमें जानना चाहिए कि सार लेखन की उपयोगिता सबसे अधिक अखबार की दुनिया में देखी जा सकती है। अखबार के पन्नों का एक निश्चित रूप आकार होता है। हमारे पास अखबार के उन पन्नों पर संप्रेषित करने के लिए दुनिया भर की खबरें होती हैं। समाचार संपादक अपने विवेक से समाचार के विस्तार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करके हमें पूरी जानकारी देता है। यदि सार लेखन का उपयोग अखबार में किया जाए तो समाचारों में स्पष्टता और उसका महत्व बढ़ जाता है। दूसरी बात कि आज के इस व्यस्ततम समय में जब हम टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक दूसरे माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारा समय बहुत व्यय होता है। जब हम कोई बात विस्तार से प्रस्तुत करते हैं, संप्रेषित करते हैं तो उसमें समय अधिक लगता है, जिससे हमें अधिक धन भी व्यय करना पड़ सकता है। इसलिए हम जब सार लेखन के कौशल का प्रयोग करें भाषा के संप्रेषण में तो इससे हम अपने धन का भी बचत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी सार लेखन काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। हम अपनी बात को संक्षेप में कहकर दूरदर्शन और आकाशवाणी में समय की बचत कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सार लेखन की उपयोगिता और सार लेखन का महत्व समय के बचत, स्थान के बचत, धन के बचत और सुरक्षित पत्र और फाइलों को करने के लिए कितना उपयोगी है। हम सरकारी कार्यालयों में बहुत सी ऐसी फाइलें होती हैं, बहुत से ऐसे पत्र होते हैं जो बहुत विस्तार में लिखे होते हैं और उन्हें सुरक्षित करना मुश्किल होता है। तो सरकारी पत्रों को और सरकारी फाइलों को सार लेखन के माध्यम से हम संक्षिप्त रूप में सुरक्षित कर सकते हैं। शिक्षार्थियों, सार लेखन की इस चर्चा के क्रम में आइए हम सार लेखन की प्रक्रिया पर विचार करते हैं। सार लेखन की प्रक्रिया को एक पीपीटी के माध्यम से हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। सार लेखन करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सार लेखन के 4 चरण हैं। पहला, मूल बिंदु का चयन। दूसरा, संबंधित बिंदुओं का चयन। तीसरा, मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम देना। और चौथा, अनावश्यक सामग्री को छोड़ देना। सार लेखन करते समय सबसे पहले हमें दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और हो सके तो उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। इससे जो गद्यांश है उसमें लेखक के मूल विचार को या मूल भाव को हम आसानी से समझ सकते हैं। इस मूल भाव या मूल विचार के समर्थन में उससे संबंधित कुछ और विचार भी दिए होते हैं। इन्हें भी हम कई बार पढ़कर समझ सकते हैं। लेखक अपने मूल विचार और संबंधित विचारों को
एक क्रम में प्रस्तुत करता है। इस क्रम को समझना सार लेखक के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ ही सार लेखन करते समय हमें अनावश्यक सामग्री को हटा देना चाहिए। अनावश्यक सामग्री से आशय यह है कि जब हम किसी गद्यांश को पढ़ें तो उसका सार लेखन करते समय उसमें आए मुहावरों को, लोकोक्तियों को या कथाओं को, व्याख्याओं को और दोहराओं को हम छोड़ सकते हैं और अपने सार लेखन को चुस्त बना सकते हैं। सार लेखन चूँकि 1/3 शब्दों में ही संप्रेषित करना चाहिए, इसलिए इन अनावश्यक चीज़ों को बहुत स्पष्टता के साथ छोड़ देना चाहिए। शिक्षार्थियों, सार लेखन करते समय एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी भाषा में बहुत से शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है या किसी वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम अपने सार लेखन में इसका उपयोग करके बहुत सरलता से सार लेखन को एक बेहतरीन रूप दे सकते हैं। इस चर्चा के क्रम में आइए हम एक विद्वान की परिचर्चा सुनते हैं इस सार लेखन के संदर्भ में, जिसमें उन्होंने इस सार लेखन के सारांश को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। किसी भी सार लेखन के लिए ये मुख्य बिंदु जानने और समझने अनिवार्य हैं। सार का अर्थ है सार रूप में वर्णन करना या कहना। इसके साथ साथ अगर हम लेखन के क्षेत्र में जाएं तो इस बात को कहेंगे सार रूप में लेखन। किसी दी गई सामग्री को कम शब्दों में कहना या लिखना सार लेखन की कला के अंतर्गत आता है। किसी बात को सार रूप में वर्णित करना या कहना, इसका सबसे बड़ा लाभ है समय और धन की बचत। और इसके साथ साथ यदि हम किसी बात को अनावश्यक विस्तार में न कहकर सार रूप में कहते हैं तो सुनने वाला भी उस पर पूरा ध्यान देगा। इसके साथ साथ शिक्षार्थियों, एक बात यह भी है कि इससे हमारा वर्णन कौशल बढ़ता है। जिस सामग्री का सार लेखन किया जाता है उनमें पत्र पत्रिकाओं में आए लेख आदि, इसके साथ साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समय को ध्यान में रखते हुए समाचार आदि का सार किया जाता है। फिर एक क्षेत्र है सरकारी कार्यालय, जिनमें पत्रों, फाइलों और प्रतिवेदनों का सार प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि सार लेखन और भाव पल्लवन, इन दोनों में अंतर क्या है। सार में मूल भाव को पकड़ते हुए, मूल भाव सामग्री का, यानी सामग्री के मूल भाव को पकड़ते हुए सार प्रस्तुत किया जाता है। और भाव पल्लवन में किसी सूक्ति या कहे गए वाक्य के मूल भाव को पकड़कर उसका विस्तार किया जाता है। अर्थात एक में सार रूप में कहा जाता है, दूसरे में किसी सूक्ति अथवा वाक्य का विस्तार किया जाता है, और जिसका विस्तार किया जाता है वो उस सूक्ति का मूल भाव होता है। प्रिय शिक्षार्थियों, सार लेखन की एक प्रक्रिया होती है, यानी सार करते समय एक क्रम का पालन करना होता है, जिसे जानना अनिवार्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि सार लेखन किसी मूल सामग्री का किया जाता है। अब हम यहाँ यह देखेंगे कि उस मूल सामग्री का सार हम कैसे करें। सबसे पहले हम मूल बिंदुओं का चयन करते हैं, अर्थात वह मुख्य बात जिस पर पाठक का ध्यान केंद्रित किया जाता है वह मूल बिंदु होते हैं। इसके बाद मूल बिंदुओं से संबंधित बिंदुओं का चयन करना होता है, अर्थात वे संबंधित बिंदु जिनसे मूल बिंदुओं या मूल भाव को बल मिलता है। अगला पड़ाव है मूल और संबंधित बिंदुओं का क्रम। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ें तो सार करते समय हमें अनावश्यक सामग्री को छोड़ना होता है। अनावश्यक सामग्री का अर्थ है व्याख्याएं, उदाहरण, दोहराव, मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार, संबंधित कथाएं आदि। मूल सामग्री में तो इन बातों का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन जब हम सार प्रस्तुत करें तो इन बातों को पहचान कर
इन्हें छोड़ा जा सकता है। अब इसके बाद अंतिम पड़ाव के अंतर्गत उपयुक्त आकार में सार प्रस्तुत करना होता है और उपयुक्त आकार का अर्थ होता है सामान्यतः लगभग 1/3 शब्द। यानी जब हम सार प्रस्तुत करें तो वह सार मूल सामग्री का लगभग 1/3 हो। इस प्रकार हम किसी सामग्री का सार प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम सार लेखन के संदर्भ में कौशल विकास को समझने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में सार लेखन पाठ से एक प्रश्न पूछा जाता है। वह प्रश्न इस प्रकार होता है कि निम्नलिखित गद्यांश को 1/3 अंश में लिखिए। जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें तो इस बात पर ध्यान दें कि गद्यांश का मूल भाव या मूल विषय वस्तु आप समझ रहे हैं, उस मूल विषय वस्तु से संबंधित जो भाव हैं उसे भी आप समझ रहे हैं और इन दोनों के क्रम को आप बेहतर ढंग से संप्रेषित करते हुए सार लेखन में उन अनावश्यक मुहावरों, लोकोक्तियों या व्याख्याओं, दोहराओं को न लिखें। इससे सार लेखन स्पष्ट होगा और सार लेखन 1/3 शब्दों में पूर्ण हो जाएगा। इससे आपको अंक भी अच्छे मिलेंगे और इसके साथ ही आप सार लेखन कौशल को भी बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। शिक्षार्थियों, यह एक ऐसा कौशल है जिसको हम बार बार अभ्यास करके उसमें महारत हासिल कर सकते हैं और एक अच्छा पत्रकार बन सकते हैं, एक अच्छा लेखक बन सकते हैं, एक अच्छे टिप्पणीकार के रूप में भी हम ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। तो सार लेखन के महत्व और उसकी उपयोगिता पर इस चर्चा से आपको लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।